दोस्तों 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में 2022-23 का बजट पेश करेंगी। ये बजट कई कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये आजादी के 75वें साल का बजट है, जिसको हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस साल एलपीजी रिफॉर्म्स को 30 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को और 5 साल से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को हो गए हैं। ये सब वो रिफॉर्म्स थे जिन्होंने न्यू इंडिया की नींव रखी। लेकिन दोस्तों इन सभी रिफॉर्म्स के बावजूद इंडिया को बहुत आगे जाना है। लेकिन समस्या ये है कि रिफॉर्म्स को लेकर इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स और जनता में कितना उत्साह है ये डिबेटेबल है। हम सभी बजट को लेकर एक्साइटेड हैं, इतना एक्साइटेड जैसे कि बजट ही हमारे जीवन को बदलेगा। लेकिन सच तो यह है कि हमारे एनुअल बजट का डायरेक्शन कई ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है कि बजट अक्सर साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो जाता है और इसलिए इकोनॉमिस्ट बजट पर पॉपुलिस्ट होने का इल्जाम लगाते हैं। पॉपुलिस्ट बजट वो है जो साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स, रूलिंग गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल एम्बिशंस, बायसेस और विम्स एंड फाइनेंसेस पर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस के टाइम पर कई बार फ्रीबीज देना जो इंडियन इकोनॉमी के लार्जर इशू और डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। ऐसे बजट को वोट बैंक बजट भी कहा जाता है। कुछ इकोनॉमिस्ट दावा कर रहे हैं कि इस बार 5 स्टेट्स में होने वाले असेंबली इलेक्शंस, जिसमें उत्तर प्रदेश की हाई वोल्टेज बैटल भी है, और कोविड-19 की तीसरी लहर इस बजट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो दोस्तों एक हिसाब से पॉपुलिस्ट बजट देश की ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा भी बन जाते हैं। खैर इस समस्या को काउंटर करने और इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए ये बेहद आवश्यक है कि हम बजट से ज्यादा की सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करें। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे जिनके बिना इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर की। दोस्तों एग्रीकल्चर पर इंडिया की लगभग 50% जनता डायरेक्टली डिपेंडेंट है और इसलिए इस सेक्टर में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स डायरेक्टली नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऊपर से रूरल एरियाज में हाई इनकम देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर को बढ़ाएंगी, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अनुसार रूरल सेक्टर को ICOR यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अर्बन सेक्टर्स के मुकाबले बेटर है। सरल भाषा में कहें तो रूरल एरियाज में इन्वेस्ट किया गया 1 रुपया अर्बन एरियाज के मुकाबले ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक आउटपुट देता है। इस सेक्टर में रिफॉर्म्स की सिग्निफिकेंस को समझने के बाद आइए अब कुछ रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंट्री वाइड APMC सिस्टम में कुछ एसेंशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले तो पूरे देश में मंडीज के नंबर्स को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मंडीज फार्मर्स को रेगुलेटेड मार्केट के साथ साथ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ इन मंडीज की फैसिलिटीज को विमेन फार्मर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। साथ ही इनमें मल्टीपल टैक्सेस और फी कलेक्शन से जुड़े इश्यूज को भी रिमूव करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स को यह भी इंश्योर करने की जरूरत है कि इन मार्केट्स में फार्मर्स के लिए फुल फ्रीडम इंश्योर हो, ताकि वो किसी भी तरह के हैरेसमेंट का शिकार ना हो पाए। इसके अलावा इन रिफॉर्म को यह भी इंश्योर करना होगा कि जितनी भी फीस इन मार्केट में कलेक्ट हो रही हैं वो वापस मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट की जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ट्रेडर्स के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को कुछ इस तरह आसान करना होगा जिसमें स्मूथ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स के साथ साथ ट्रेडर्स पर ओवरसाइट और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इंश्योर हो सकें। इन रिफॉर्म्स के जरिए रेगुलेटेड मार्केट्स में और भी ज्यादा प्लेयर्स इनकॉर्पोरेट हो सकेंगे, जिससे उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा और इवेंचुअली फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी। मार्केट साइड रिफॉर्म्स की बात करें तो हमें रेम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फार्मर्स के लिए एक लीगली गारंटीड एंटाइटलमेंट में कन्वर्ट करने की भी जरूरत है। इसी के साथ गवर्नमेंट को MSP के साथ साथ फार्मर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंश्योर करने के लिए सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे। इन चेंजेस से होने वाले प्रॉफिट्स के जरिए फार्मर्स को सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज करने के लिए इनकरेज किया जा सकता है। साथ ही अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर के ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ सबसे क्रूशियल पिलर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पिछले 2 डिकेड से इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चरल GDP का केवल 0.3 to 0.5% रहा है, जबकि USA में ये 2.8% है।
चाइना में 2.1%, साउथ कोरिया में 4.3% और इजराइल में 4.2% है। फिस्कल ईयर 2021 के बजट में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 8,514 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, लेकिन उसका 85% सैलरीज और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कहें एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में चला गया, जिसके बाद एक्चुअल रिसर्च के लिए ना के बराबर फंड्स अवेलेबल रहे। लेकिन जहां इन्वेस्टमेंट इतने मेजर हैं, वहीं इंडिया का एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम काफी वास्ट है। लेकिन इतने लार्ज रिसर्च नेटवर्क के बावजूद ये सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, वाटर स्कार्सिटी, मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में आज भी इनएफिशिएंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन सभी सेक्टर्स में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसलिए एग्रेसिव रिफॉर्म्स के जरिए हमें एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक बूस्टर डोज प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी रिफॉर्म को हाईली लोकलाइज्ड फार्मर सेंट्रिक सपोर्ट सिस्टम की तरफ काम करना होगा, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके जो फार्मर्स के लिए क्रेडिट और डिजास्टर कॉम्पनसेशन सिस्टम्स, बेटर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करे और सभी फार्मर्स, स्पेशली विमेन और टेनेंट फार्मर्स के लिए एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड इंश्योर करे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम एग्रीकल्चर से ज्यादा दूसरे सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि इस सेक्टर की सरप्लस वर्कफोर्स मोर ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स में एब्जॉर्ब हो सके। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए इंडियन इकोनॉमी के दो ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनको अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। वैसे नारासिम्हम कमिटी रिपोर्ट 1991 और आरबीआई के डिस्कशन पेपर बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया द वे फॉरवर्ड के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2014 से बैंकिंग सेक्टर में जाम यानी जनधन आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी को अडॉप्ट किया गया। इसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में लैंडमार्क कनेक्टिविटी अचीव करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को स्पेशलाइज्ड बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किए। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा डोमिनेट किए गए लैंडस्केप को बदलने के लिए नए प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को एंट्री परमिट की गई। इतना ही नहीं, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बैड बैंक्स स्टैब्लिश किए गए और कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडिशनल कैपिटल को मोबिलाइज करने के बर्डन को रिजॉल्व करते हुए उन्हें प्राइवेटाइज किया गया। लेकिन इन सब पॉलिसी रिफॉर्म्स के बावजूद ये सेक्टर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको आज कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। यूं तो ज्यादातर यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल को वाइडली प्रेफर किया जाता है, लेकिन डिफरेंट कस्टमर्स और बोरोवर्स की स्पेसिफिक और वेरिड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें डिफरेंशिएटेड यानी नीश बैंकिंग की ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्सल बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई एक्सेट्रा वो कमर्शियल बैंक्स हैं जो बड़े लेवल पर एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज देते हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड बैंक्स मार्केट के एक पर्टिकुलर सेक्शन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक नीश बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं। ये नीश बैंक्स रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, होलसेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे एरियाज में फाइनेंशियल एक्सेस इंप्रूव करेंगे। इसके साथ एग्जिस्टिंग लोकल एरिया बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को राम यानी रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई बैंक्स में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने और ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, जिससे वो स्टेक होल्डर्स के लिए लॉन्ग रन में इफेक्टिव वैल्यू जनरेट कर सकें। साथ ही इन नए रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिपॉजिट इंश्योरेंस और इफेक्टिव ऑर्डरली रेजोल्यूशन रेजिम्स पर भी फोकस करना होगा, ताकि इन बैंक से आने वाले पॉसिबल सिस्टमैटिक रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। दोस्तों, अब चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। दोस्तों, कोरोना वायरस के इकोनॉमी पर कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फोकस एसेंशियली प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिमांड को रिफ्यूल करने पर होना चाहिए, क्योंकि यही वो फैक्टर हैं जो इवेंचुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
इंडिया का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो 2008 में 39% था वो आज 32% पर आ गया है। तो इस सेक्टर के रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आज एमएसएमईज इंडियन इकोनॉमी की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप नॉच कंट्रीब्यूशन कर रही है। यह हमारी जीडीपी में 30% ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग में 37% और टोटल एक्सपोर्ट्स का 49% कंट्रीब्यूट करती है। उसी के साथ वो 11.1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। पैंडेमिक के इम्पैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कई रिफॉर्म्स किए, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एमएसएमईज के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने होंगे। इस सेक्टर में हमें ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जो इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलरली एमएसएमईज के लिए हैसल फ्री क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और टाइमली जस्टिस इंश्योर करें। इन रिफॉर्म्स के जरिए एमएसएमईज जॉब क्रिएशन के साथ साथ एक न्यू और वाइब्रेंट इंडिया की जर्नी को इफेक्टिवली कैटलाइज करेंगी। बात करें इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो वो ऑलरेडी इंडिया में दुनिया का सबसे वाइब्रेंट सेक्टर बनकर उभरा है, लेकिन इस सेक्टर के पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और रेड टेपिज्म के चंगुल से बचाना, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंश्योर करना और यंग इनोवेटर्स और एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट सपोर्ट इंश्योर करने जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। दोस्तों, इन रिफॉर्म्स के थ्रू ही हम इकोनॉमी के की सेक्टर्स की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जो इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को बूस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, लेकिन इंस्पेक्टर राज आज भी मौजूद है, जो 21st सेंचुरी इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या है। आइए इसके स्केल पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आज पूरे इंडिया में 63 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं, जिनमें से केवल 1 मिलियन फॉर्मल एम्प्लॉयर्स हैं। 98% से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉयर्स इंटेंशनली इनफॉर्मल रहना प्रेफर करते हैं, जिसके चलते उन्हें इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स का एक्सेस भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा वो ऑन एन एवरेज अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 1/3 एम्प्लॉयज हायर करते हैं, जिससे लेस देन ऑप्टिमल जॉब क्रिएशन हो पाता है। आप सोच रहे होंगे क्यों? इसके पीछे एक साउंड सर्वाइवल लॉजिक है, क्योंकि जैसे ही ये एंटरप्राइजेस अपनी ग्रोथ को एक्सपैंड करके फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने की सोचते हैं, उनको 100 तरह के कॉम्प्लायंसेस के साथ डील करना पड़ता है, जो अक्सर इन कंपनीज की मैनेजिंग कैपेसिटी के बाहर होते हैं। यही फैक्टर उनको इकोनॉमिकली स्मॉल और एडमिनिस्ट्रेटिवली इनफॉर्मल रहने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। इंडिया का ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जिसको अक्सर फॉर्मलाइजेशन टैक्स भी कहा जाता है, ये आज एंटरप्रेन्योर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा हर्डल बन चुका है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में इंडिया 63rd रैंकिंग पर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में 163rd पर है। अगर अभी तक आप इस प्रॉब्लम की डेप्थ को नहीं समझ पाए हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर इस रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईज करके 63 मिलियन एंटरप्राइजेस का केवल 10% भी इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो हम 100 मिलियन न्यू फॉर्मल जॉब्स रातों रात जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस आज एक मेजर रीजन है, जिसकी वजह से कंपनीज ओवरसीज डेस्टिनेशन को प्रेफर करती हैं। इन इश्यूज की वजह से इंडिया एक ऐसे रिस्क पर खड़ा है जहां वो लैंड ऑफ स्टार्टअप्स नहीं, बल्कि लैंड ऑफ सब्सिडीज बनकर रह गया है। ये ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, बल्कि इस डिजिटल एरा में ये देश की डिजिटल सोवरेनिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी एक पोटेंशियल थ्रेट बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें जुडिशियल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में एक मेजर ओवरहॉल करने की जरूरत है। यहाँ रिफॉर्म्स का चैलेंज केवल नए एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट को कैटलाइज करना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नर्चर करना भी है, जिससे हमें इकोनॉमिक फ्रंट पर ग्रोथ और सोशल फ्रंट पर जॉब क्रिएशन में बढ़ोतरी देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर इंडिया के कमर्शियल कोर्ट्स में एक केस को एड्रेस करने के लिए 1445 डेज लगते हैं। इसी के साथ मिलियंस ऑफ कमर्शियल केसेस रेगुलर कोर्ट्स में महीनों तक लड़ते रहते हैं, जिससे एडिशनल डिलेज क्रिएट होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि नंबर ऑफ जजेस, स्टाफ्स, कोर्ट रूम्स बढ़कर जुडिशरी की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ ई हियरिंग्स और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कॉस्ट इफेक्टिव और स्पीडियर मेथड्स को अडॉप्ट करें। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म्स के जरिए इमर्जिंग
और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के लिए नए इंसेंटिव जनरेट करे, ना कि उनकी ग्रोथ को हैम्पर करने के लिए आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस जनरेट करें। उदाहरण के लिए आउट ऑफ 60,000 इंडियन स्टार्टअप्स में केवल 400 के पास इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड यानी कि IBM सर्टिफिकेशन है, जो उनको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बेनिफिट के लिए अलाउ करता है। तो हमें लीगल रिफॉर्म्स के जरिए इस तरह के हर्डल्स को रिमूव करने की भी जरूरत है। दोस्तों, इंडिया में रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की लिस्ट लंबी है और हमारे द्वारा डिस्कस रिफॉर्म्स एग्जॉस्टिव नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात की है, जिनके बिना शायद ही इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें और कौन से सेक्टर्स में रिफॉर्म करने की जरूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।